प्रोफेसर राजकुमार सिंह जी उन्नत राष्ट्र के निर्माण में अपना एक विचार रखते हैं। हम मुखातिब हो रहे हैं प्रोफेसर राजकुमार सिंह जी से। सिंह जी, आपका मानना है कि आज के तकनीकी युग में कई लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है और वो परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति जो है वो बहुत खराब है। आज जो उत्पादन करता है उनको उनका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है और जो उसको खरीदने वाले हैं वो महंगे दर में खरीद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो परेशानियां हैं, इस पहलू को आप किस तरीके से देखते हैं? धन्यवाद द्विवेदी जी। मेरा ऐसा मानना है कि अभी जो सरकार चलती हैं वो अपनी एक सोच से चलती हैं और उनकी धारणा है कि हम अपने बजट को बैलेंस करें, जैसा कि हम सब व्यक्तिगत तौर पे करते हैं। हमारे जितना खर्चा होता है और जितनी आमदनी होती है हम चाहते हैं कि वो बैलेंस हो, क्योंकि हम सब लोग करेंसी यूजर होते हैं। तो हम जिस तरह से पॉलिसी बनाते हैं तो हमारी वही धारणा बनी रहती है कि हमें बजट को बैलेंस करना है। बजट को बैलेंस करना जी। और इसके कारण से हमारी मुख्य समस्याएं हैं, ऐसा मेरा मानना है। कारण क्या है जी। कि जो केंद्र सरकार होती हैं दुनिया की, वो मनी क्रिएटर होती हैं, मतलब वो करेंसी बनाती हैं और उनका उद्देश्य होता है राष्ट्र निर्माण करना जी। और हम लोग जो है उस करेंसी को यूज करते हैं और उसे सेव करते हैं जिससे कि हम अपना जीवन ठीक से जी सकें। क्योंकि जब एक बार पूरे देश में मॉनेटरी सिस्टम लागू हो जाता है, जो कि एक राजनीतिक प्रशासनिक टूल है केंद्र सरकारों का, जैसे आप अगर 500 साल पहले चले जाएं या 1000 साल पहले चले जाएं तो हो सकता है कि वहाँ कोई मॉनेटरी सिस्टम ना हो, कोई करेंसी ना हो और आपस में आदमी सामान पैदा करते हों और उसे आपस में वो बार्टर सिस्टम द्वारा बनाते हों, जो पहले व्यवस्था में था। जी जी जी। लेकिन जब मॉनेटरी सिस्टम बन जाता है तो यहाँ एक दिक्कत आने लगती है। दिक्कत ये होने लगती है अगर देश में बेरोजगारी हो तो, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब बढ़ती है तो उत्पादकता बढ़ती है। उत्पादकता बढ़ने का मतलब कम लोग द्वारा ज़्यादा सामान बनने लगता है। इससे कारण क्या होता है कि सामान बनाने की क्षमता देश में बहुत डेवलप हो जाती है, लेकिन उन्हें खरीदने वाले नहीं मिलते, क्योंकि वो बेरोजगार रहेंगे तो उनके पास गरीबी रहेगी तो पैसा नहीं रहेगा तो वो खरीद नहीं पाएंगे। जब खरीद नहीं पाएंगे तो उत्पादक अब उसको उत्पादन भी नहीं करेगा। बिल्कुल सही है। तो इसका हम समाधान बताते हैं जी कि अगर देश में उत्पादन क्षमताएं हैं और मॉनेटरी कारण से अगर वो उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है तो यहाँ केंद्र सरकारों का रोल आ जाता है। उसमें मैं ये कहता हूँ कि अगर देश में बेरोजगारी है, बेरोजगारी का मतलब है कि हम एक युवा को, एक इंसान को काम नहीं ले पा रहे, क्योंकि उससे काम होगा, जितना ज्यादा काम होगा उतनी देश तरक्की करेगा। बिल्कुल सही है। तो ये तो हम एक युवा को वेस्टेज कर रहे हैं बेसिकली, और उससे दूसरे परिणाम होते हैं कि वो डिप्रेशन में जाने लगता है, वो घर में लड़ाई करता है, वो अराजकता तत्वों के साथ होने लगता है। तो इनफैक्ट राष्ट्र को एक मतलब नुकसान होता है, राष्ट्र को, समाज को, सभी को नुकसान जी। तो उसका उपयोग करने की जगह वो दुरुपयोग, उसे जो गलत शक्तियां हैं राष्ट्र के अंदर वो उसे दुरुपयोग करने लगती हैं। जी जी। तो हमारा कहना है कि अगर देश में बेरोजगारी हो तो केंद्र सरकार को अपनी कानून बनाने की जो शक्ति है, मतलब बेसिकली मनी ही कानून है जी। तो उसे इतने रोजगार क्रिएट कर देना चाहिए जिससे कि किसी को काम की मतलब बेरोजगार ना रहना पड़े। बेरोजगारी मतलब है कि वो हम अपना उसका यूथ का दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या आती है कि मनी क्रिएट करने के लिए, तो आपने जैसे बताया मनी क्रिएट करने की जो है पावर है वो केंद्र सरकार के पास होती है, लेकिन एक आम जनता का और लोगों की आम धारणा है कि जो सरकारें हैं, जो वो देश को जो चलाती हैं, वो जो टैक्स आते हैं, जनता से जो टैक्स लिए जाते हैं और मार्केट से जो पैसा लिया जाता है उससे सरकार चलती है, उससे डेवलपमेंट के काम करती है। और वो इस तरीके से लोगों को रोजगार अगर देने लगे, सरकार खुद परेशानी में आ जाएगी। ऐसा लोगों का ये मानना है जी। ये आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, बहुत सारे क्या मैं कहूँगा लगभग सारे लोग ये सोचते हैं सभी लोग कि सरकार हमारे पैसे से चलती है, हम उसे टैक्स देते हैं। वो डायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं इनकम टैक्स के रूप में, या जैसे जीएसटी हम देते हैं, जीएसटी देते तो उससे सरकार चलती है।
इसके मैं दो जवाब देना चाहूँगा। जी जी। पहले तो ये बिल्कुल धारणा ही गलत है कि सरकार टैक्स से और पैसे से चलती है दुनिया। अच्छा। लोगों की मेहनत से सामान बनता है। अगर लोग मेहनत ना करें तो कुछ सामान जो हम जो कोट पहने हुए हैं, हम जो सुबह नाश्ता करके आए हुए हैं और जो पैंट पहने हुए हैं, जिस घर में रह रहे हैं या इंटरव्यू हो रहा है, ये किसी की मेहनत से हुआ है। बिल्कुल। ये तो एक मॉनेटरी सिस्टम बन गया है केंद्र सरकार द्वारा हर जगह, जिसके द्वारा हम कहने लगे कि सब पैसे से हो रहा है। अच्छा। ये बात सही है। अब हमें यहाँ आते हैं दूसरी बात पे। पहली तो ये है कि लोगों की मेहनत से सामान और सेवाएं पैदा होती हैं, इस पैसे से कुछ नहीं होता है। लेकिन अब चूंकि पैसे से सब होने लगा है तो अब पैसे पे आते हैं कि अगर आप 1947 में जाएं, अपने देश की बात करें, तो कुछ मुद्रा लोगों के पास थी जी। और आज अगर लोगों से आप लोगों की मुद्रा देखें और उसका टोटल करें तो वो कुछ है, तो वो अलग है। तो ये अलग कैसे हुई? तो बेसिकली हम केंद्र सरकार के पैसे से चलते हैं। अच्छा। क्योंकि दुनिया में अगर रुपए की बात करें तो रुपए सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार बना सकती है अपने आरबीआई के थ्रू। अगर डॉलर की बात करें, यूएस डॉलर की, तो सिर्फ यूएस गवर्नमेंट बना सकती है अपनी सेंट्रल बैंक के द्वारा। और अगर पौंड की बात करें तो यूके की गवर्नमेंट बना सकती है अपनी सेंट्रल बैंक के द्वारा, और कोई नहीं बना सकता है। हम लोग उसके पैसे चलते हैं, ना कि वो हमारे पैसे से चलती है। बिल्कुल, ये धारणा फिर कैसे क्या चेन बनता है, किस तरीके से ये पैसे आते हैं लोगों के पास, किस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है? एक तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से समझने की कोशिश करते हैं, और फिर आज की डेट में कैसे हम इसे समझ सकते हैं। ये मैं दो बातें आपको बताता हूँ। अगर हम जानना चाहें कि ये मुद्रा और टैक्स में और राष्ट्र निर्माण में क्या संबंध है, तीन चीजों में, मुद्रा मतलब करेंसी और टैक्स और राष्ट्र निर्माण में क्या संबंध है, तो मैं आपको ले चलता हूं 1850 में। अच्छा। 1850 में ब्रिटेन ने अफ्रीका के कई एरिया पे कब्जा कर लिया था। अच्छा। और वहाँ का जो समाज था वो बड़ा प्रिमिटिव समाज था। वो अपना थोड़ी सी खेती करता था और अपना शिकार करता था और अपने कपड़े भी बना लेता था और एक झोपड़ी बनाता था। अच्छा। और झोपड़ी में रहता था। और वहाँ कोई मॉनेटरी सिस्टम नहीं था जी। अब ब्रिटिशर्स का क्या एम था वहाँ कब्जा करके, कि वो वहाँ कॉफ़ी पैदा करना चाहते थे। क्योंकि ये ब्रिटिशर्स बेसिकली क्या थी, ये कंपनियाँ थी। जैसे अपने देश में आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा किया था। ये कोई ब्रिटेन सरकार का कब्जा नहीं था, वो तो बाद में ब्रिटेन सरकार ने कहा कि नहीं ये हमारा कब्जा होगा। तो ऐसे ही वहाँ कंपनियों ने कब्जा किया था। उन कंपनियों का उद्देश्य क्या होता है कि कुछ सामान पैदा करो, उसे बाजार में बेचो और उसे मुनाफा कमाओ, ये उनका उद्देश्य होता है। तो उनका उद्देश्य था कि यहाँ हम कॉफ़ी पैदा करेंगे और उस कॉफ़ी को यूरोपियन मार्केट में बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। अच्छा। लेकिन अब उस कॉफ़ी पैदा करने के लिए उन्हें लोग ही नहीं मिले। तो अब उनके पास दो तरीके थे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने शक्ति तो थी, जीत लिया था उस देश को या उस एरिया को, कि उन्हें गुलाम बनाए। अच्छा। लोगों को और डंडा मार के काम करवाएं। दूसरा तरीका था कि उन्हें मॉनेटरी सिस्टम से काम करवाया जाए। तो पहला तरीका उन्होंने नहीं अपनाया। दूसरा तरीका क्या था उनका? दूसरा तरीका ये था कि आपको इतने सीलिंग देना पड़ेंगे। अब सीलिंग क्या होती है उन्हें ये भी नहीं पता था। अच्छा। उन्हें वहाँ के लोगों को कुछ नहीं पता था। सीलिंग अगर नहीं दोगे ये हर महीने इतने, अच्छा, तो शायद 12 सीलिंग था, जो भी है मुझे ध्यान नहीं है, तो मैं आपका घर जला दूंगा, हट जला देंगे। अच्छा। हट टैक्स नाम से उन्होंने लगाया। अब लोग क्या है, लोग तो अपने हट में रहना चाहते हैं। तो उन्होंने अपनी हट बचाने के लिए, और ये पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि उनकी सरकार देगी। बिल्कुल। तो सरकार ने कहा कि आप अगर कॉफ़ी की खेती में काम करोगे तो हम हर घंटे इतने आपको सीलिंग देंगे। तो अब उन्हें मजबूरी में वो काम करना पड़ा जो वो नहीं करना चाहते थे, लेकिन अपने हट को बचाने के लिए उन्हें काम करना पड़ा। तो टैक्स क्या था बेसिकली? ये टैक्स है कि आपने उन्हें फोर्स किया अपने लिए काम कराने के लिए, अपने लिए काम कराने के लिए। और इसीलिए और इस तरह से उन्होंने जो लोग पैदा किया, मान लो कुछ पैदा करते थे तो वो सरकार को बेचने लगे, क्योंकि उन्हें वो पॉन्ड चाहिए थे या सीलिंग चाहिए थे जिससे कि वो अपनी हट को बचा सके। तो हट टैक्स से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे सरकारें लोगों पे टैक्स लगाती हैं, और टैक्स लगाने का पर्पज क्या है? बेसिकली उनका पर्पज था काम करवाना लोगों से, ना कि उन्हें उसको उस पैसे से सरकार चलना थी। अच्छा। पैसे से सरकार नहीं चलती, सरकार चलती है लोगों के मेहनत से।
जब लोग मेहनत करेंगे तो उत्पादन होगा। उसी तरीके से जब आप वहाँ डेवलपमेंट गरीबी पैदा कर देंगे तो बिल्कुल। आपके मिलिट्री में लोग आएंगे, आपकी पुलिस में लोग आएंगे, आपकी न्याय व्यवस्था में लोग आएंगे, अदरवाइज लोग आएंगे नहीं काम नहीं करने के आएंगे, लिए। बिल्कुल, तो लोग, सरकार को टैक्स नहीं चाहिए होता है, क्योंकि वो तो करेंसी क्रिएटर है, सरकार को लोग चाहिए होते हैं। अब आज की परिस्थिति में आते हैं, क्योंकि आज अब सब जगह मॉनेटरी सिस्टम हो गया। आज अपने देश में कोई भी सामान बना रहा है, कोई भी हम जैसे काम कर रहा है, यहाँ हमें तनख्वाह मिलती है, आप काम कर रहे हैं आपको तनख्वाह मिलती है, किसान कोई पैदा करता है तो वो बाजार में बेचता है। अब हर आदमी, कोई मछली पकड़ता है तो वो बाजार में बेचता है। हर आदमी जो है अपना सामान पैदा कर रहा है या कोई सेवा दे रहा है तो वो पैसे के लिए काम कर रहा है, पैसे के लिए काम कर रहा है। और अब तो हमें अब मॉनेटरी सिस्टम डेवलप करने की जरूरत नहीं, मॉनेटरी ऑलरेडी सिस्टम डेवलप हो गया है। अब ये कैसे काम करता है? अब भारत सरकार, मान लो अभी भारत सरकार पे बात करते हैं अपन, वो हर जगह हर देश के लिए लागू है। जो भी सोवरेन नेशन है जो अपनी करेंसी क्रिएट कर सकते हैं, और हर सोवरेन नेशन की अपनी करेंसी है। जैसे भारत देश का रुपया है, पाकिस्तान का अपना रुपया है, यूएस का अपना डॉलर है, कनाडा का अपना डॉलर है, यूके का अपना पौंड है, जापान का अलग है, चीन का अलग है, कोरिया का अलग है। हर देश की अपनी करेंसी होती है। तो उसने 100 रुपए खर्च किए, उस 100 रुपए से इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई, जैसे उसने कॉलेज खोले, स्कूल खोले, सरकार ने रोड बनवाए, पानी की व्यवस्था करवाई, स्वास्थ्य व्यवस्था करवाई, कुछ भी काम उसने जो कराए, तो 100 रुपए उसने खर्च किए उस साल। और टैक्स के रूप में मान लो 90 रुपए लिए। ये टैक्स भी बेसिकली उस पैसे के लिए नहीं लेती, उस टैक्स से भी वो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्रोल करना चाहती है, उसी को कंट्रोल करना। जैसे कि अगर केंद्र सरकार चाहती है कि हमारे देश में लोग कम से कम शराब पिए, तो शराब पे टैक्स बढ़ा देगी। इसलिए नहीं बढ़ाएगी कि उसे पैसे चाहिए, इसलिए कि उसका कंजम्पशन घटे। इसी तरह सरकार चाहे कि हमें तेल पे आयात कम करना है, तो वो कारों की कीमतें बढ़ा देगी, जिससे कि लोग कम से कम कार रखें तो कम से कम तेल आयात करना पड़ेगा। इसी तरह अगर लोग सिगरेट पीते हैं तो उसे लगता है कि इससे इनका हेल्थ पे गलत इफेक्ट पड़ता है, तो उस पर टैक्स बढ़ा देगी, जिससे कि लोग कम से कम सिगरेट पिए। तो उस बेसिकली सरकार क्या चाहती है कि इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी करना चाहती है जो राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा दे और राष्ट्र के लिए जो अहित हो रहा है, जो उस बाहर से कंट्रोल करें, ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ रहा है उस पर लगाया जा सके, या फिर देश में अपना जो काम करके उत्पादन किया जा सकता है उसको बढ़ावा मिले। जी जी जी। जब उसने 100 रुपए खर्च किए, 90 रुपए टैक्स के रूप में लिए, तो वो 10 रुपए कहाँ रह गए? आम जनता के बीच रह गए, और 10 रुपए का सरकार को कहते हैं घाटा हो गया। और इस 10 रुपए को जोड़ दोगे, जीरो होगा। जिसका एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अपने देश में इस समय सब लोगों के जो फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल मतलब जैसे घर हैं, कपड़े हैं, इनको नहीं, जो अपने बैंक में पैसा रखा हुआ है, जो अपने बॉन्ड में लगा हुआ है, या जो बैंक में रखा हुआ है, उस फाइनेंशियल एसेट को सब लोगों को जोड़ दो। अच्छा। और भारत सरकार का इस समय जो राष्ट्रीय, जैसे भारत सरकार कहती है हमारे ऊपर इतना लोन है इंडियन रुपी में, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो जीरो हो जाएगा। अच्छा। क्योंकि जितना उसका डिफिसिट होगा उतना ही यहाँ लोगों के पास पैसा होगा, क्यूमुलेटिव डिफिसिट। तो ये बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते। इस चीज़ को हम आपके जो आपने ग्राफ उसमें दिए हुए हैं उससे हम समझेंगे, और हमारे दर्शक भी इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं जी। एक मेरे पास जो अभी डेटा है वो यूएस का है। अगर 1917 से उसका डाटा देखें अब तक, तो 1917 में उनका जो राष्ट्रीय ऋण था वो $17 बिलियन था। अच्छा। और अब जो है आज की डेट में उनका घाटा है और राष्ट्रीय ऋण है वो $32 ट्रिलियन है। अच्छा। और 1000 बिलियन का $1 ट्रिलियन होता है। तो लोगों के पास अब पैसा कहाँ से आया? बेसिकली सरकार से आया। सरकार से आया। तो अगर जो सरकार कहती है कि हमारे पास $32 ट्रिलियन का लोन है, तो बेसिकली $32 ट्रिलियन जो हैं वो वहाँ के लोगों के पास हैं। और चूंकि यूएस डॉलर में एक और फायदा है कि वो दूसरे देश भी यूएस डॉलर रखते हैं। तो अगर आज का डाटा देखें तो 24 ट्रिलियन वहाँ की जनता के पास है इस समय। अच्छा। ये कैश या बैंक में या कोई भी फाइनेंशियल रूप में। और करीब $7 ट्रिलियन दूसरे देश जैसे भारत देश, चीन और दूसरे देश भी डॉलर रखते हैं, उनके पास है। और 1 ट्रिलियन वहाँ की फेडरल बैंक के पास है अभी। अच्छा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि दोनों का समेसन अगर कर देंगे तो जीरो होगा। अच्छा। क्योंकि इसका तर्क मैं ये देता हूँ कि यूएस डॉलर अगर कहीं है, इट मीन्स कि वो कभी ना कभी यूएस की सरकार ने बनाया है और अभी टैक्स के रूप में नहीं लिया। अच्छा। क्योंकि अगर वो उसने $10 खर्च करे और $10 टैक्स के रूप में ले ले, तो लोगों के पास क्या रहेगा? जीरो। अच्छा। इसी तरह से मैं दूसरी बात बताता हूँ कि अभी ये कर्व जिस तरह से जा रहा है, अगर भारत सरकार, जैसे अगर भारत की बात करें, 100 रुपए खर्च करे और 100 रुपए टैक्स के रूप में ले,
अच्छा। तो अब ये हॉरिजेंटल जाएगा। और अगर वो 100 रुपए खर्च करे, 110 रुपए टैक्स के रूप में ले, तो ये कर्व नीचे गिरने लगेगा। और ये एक समय ऐसा आ जाएगा, हो सकता है जीरो, ना लोगों के पास पैसा रहे, ना सरकार का डेट रहे। तो मतलब जो लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी। बहुत कम हो जाएगी जी। तो इस तरह से हमें जो देखना चाहिए इस मनी को। राष्ट्र के लिए मनी राष्ट्र निर्माण है बेसिकली। राष्ट्र निर्माण। और राष्ट्र निर्माण तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग काम करेंगे। अब उन काम को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत रहती है। अच्छा, फिर इसमें आप सरकार को किस तरह की वित्तीय नीति का सुझाव देते हैं जिससे सरकार सबको रोजगार दे सके और एक समाज में उत्थान की भावना लोगों के अंदर भी जागृत हो, लोग मिलके काम करें? क्योंकि उनके जब इस स्कीम को, इस नीति को समझेंगे तो उससे जुड़ेंगे, वो चीज़ें करेंगे। तो इसमें क्या सरकार को सुझाव देना चाहते हैं या समाज को जागरूक करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जो मेरा अखबार पढ़ के या जो नीति निर्धारक लोग हैं अपने आप को कहते हैं, उनसे बात करके मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ, वो अभी ये सोचते हैं कि हमें बजट बैलेंस करना है। अच्छा, टैक्स कितना आ रहा है, खर्चा कितना हो रहा है, इसे बैलेंस करने की कोशिश करो। और बैलेंस वो होता नहीं है तो वो डिफिसिट फाइनेंसिंग करते हैं, मतलब वो खर्चा ज्यादा करते हैं, टैक्स कम आता है और इस पे उनके ऊपर दबाव रहता है। अच्छा। उन्हें लगता है कि ये डिफिसिट जितना घटाया जाए उतना अच्छा है। मेरा ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार जो कि सॉवरेन नेशन है अपनी मनी बनाने के लिए, उनको इस पर नहीं सोचना चाहिए। अच्छा, बजट बैलेंस करने के नहीं सोचना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि हमारे देश में कैसे ज्यादा से ज्यादा काम हो, जितने ज्यादा काम होंगे, जितने ज्यादा लोग उस काम में इन्वॉल्व होंगे, उतना ही राष्ट्र निर्माण होगा। तो उस कारण से इसका मतलब ये है कि जो केंद्र सरकारें होती हैं दुनिया में जी, वो रिसोर्स कंस्टेंट होती हैं, फिजिकल कंस्टेंट नहीं होती हैं। अच्छा, तो मेरा सिर्फ सरकार से यही कहना होता है कि आप फिजिकल कंस्टेंट नहीं है, हम आप फिजिकल कंस्टेंट हैं। हम जो आप खर्च करते हैं, अगर हमारी जेब में पैसा नहीं है तो या तो दोस्त से उधार लेंगे, बिल्कुल, तब खर्च कर पाएंगे, या बैंक से लोन लेंगे तब खर्च कर पाएंगे। मतलब हम लोग फिजिकली कंस्टेंट है, इसका मतलब फिजिकली कंस्टेंट है। हम कोई खर्च करना चाहते हैं तो हमारे पास पहले पैसा चाहिए, क्योंकि हम करेंसी यूजर हैं। केंद्र सरकार करेंसी क्रिएटर होती है, उसका पर्पज और उसके कंस्टेंट अलग होते हैं। वो रिसोर्स कंस्टेंट है। जैसे देश में अगर हॉस्पिटल खुलना है और देश में मजदूर नहीं हो, तो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे हम हो, हॉस्पिटल नहीं बनेगा। इसी तरह से केंद्र सरकार के पास पैसा है, मतलब वो तो पैसा क्रिएट कर सकती है, लेकिन मजदूर ही नहीं है तो हॉस्पिटल कहां से बनेगा? इसी तरह से मजदूर हैं और डॉक्टर नहीं है तो हॉस्पिटल चलेगा नहीं चलेगा। तो केंद्र सरकार रिसोर्स कंस्टेंट होती है, ना कि फिजिकल कंस्टेंट। अगर ये केंद्र सरकार के नीति निर्धारक दुनिया में ये समझ जाएं तो जो बढ़ी हुई टेक्नोलॉजी है, हम इसे उपयोग करके किसी भी राष्ट्र को इस समय बहुत जल्दी उन्नत कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि उसने अपने आप को फिजिकली कंस्टेंट मान लिया है, जिस कारण से बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, बहुत सारे संसाधन बेकार पड़े हुए हैं, बिल्कुल, और उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। आम जनता के पास जो रुपया आता है वो कैसे आता है और लोगों के इनकम जो है वो कैसे बदलते हैं, कैसे बढ़ते हैं, किस तरीके से, उसका क्या फ्लो है, वो आप बताइए। ये इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जब केंद्र सरकार खर्च करती है, अच्छा, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो न्याय व्यवस्था में हो, पुलिस व्यवस्था में हो, स्वास्थ्य में हो, एजुकेशन में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, तो उससे लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, या वो टेंडर निकालती है तो उस टेंडर के द्वारा जो काम होता है उससे लोगों को तनख्वाहें आती हैं। अच्छा, उससे कुछ को मुनाफा होता है। तो ये मैं वो वाला पार्ट बता रहा हूँ जो सरकार इफेक्ट करती है। अच्छा, और वो फिर टैक्स के रूप में वापस लेती है। और जब हमारे पास पैसा आता है, जो तनख्वाह के रूप में आया या प्रॉफिट के रूप में आया इस खर्चे के चलते, हम उसे खर्च करते हैं। अच्छा, उससे और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बिल्कुल। ये और कुछ पैसा अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आया तो हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि हम भविष्य में अपने लिए काम आएगा हमारे। तो इस तरह से हमारी सेविंग होती है। अगर हमारे खर्चे सेविंग से कम रहेंगे और हमारी बेसिक नीड भी पूरी हो जाएगी तो हमारे पास पैसा बचेगा और हमारे पास इनकम होगी। ये इस कारण से इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत फर्क पड़ता है। देश में वैसे तो 140 करोड़ लोग हैं जी, पर मान लो सरकार कहे कि हम 5 करोड़ लोगों को 2 लाख रुपए की तनख्वाह से काम करवाएंगे। अच्छा, तो क्या होगा कि लोग अब कारें खरीदेंगे, बिल्कुल, लोग अपने ज़्यादा विदेश जाएंगे, लोग ऐसा सामान खरीदेंगे जो बाहर बनता हो, क्योंकि अपने देश की टेक्नोलॉजी अभी थोड़ी सी कम है, मतलब विदेशों की तुलना में। तो लग्जरी गुड्स बाहर से खरीदेंगे हम, तो हमारी जो डिपेंडेंस है विदेश पे और हो जाएगी, पे और बढ़ेगी। बिल्कुल। अब इसकी जगह मान लो सरकार ये करे
कि 20,000 रुपए की हम पूरे देश के लोगों को रोजगार देंगे। बिल्कुल, तो इससे हो सकता है कि अब हर आदमी हर गांव में उसे रोजगार ढूंढने के लिए शहर नहीं भटकना पड़ेगा, यहाँ झुग्गियों में नहीं रहना पड़ेगा, यहाँ रोड पर नहीं सोना पड़ेगा, उसे गांव में काम है, उसे गांव में काम मिल जाएगा और गांव जो है ऐसा चमकेगा जैसे अपना दिल्ली एयरपोर्ट चमकता है। बिल्कुल, क्योंकि अब जब वहाँ लोग काम करेंगे, वहाँ फूल लगाएंगे, पत्ती लगाएंगे, हरियाली होगी, वहाँ पे स्कूल अच्छे चलेंगे, वहाँ स्पोर्ट्स सुविधाएं अच्छी होंगी, वहाँ ओल्ड एज केयर की सुविधाएं होंगी, वहाँ बच्चों के लिए सुविधाएं होंगी, है ना, स्पोर्ट्स की सुविधाएं होंगी, तो वहीं पे जीवन स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, और आदमी खुशहाली से जिएगा और अपना गांव साफ सुथरा चमकता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या होगा जब उसे 20,000 मिले, अभी जैसे अपना एक डाटा है कि अपने देश में 67% घरों की आमदनी 10,000 रुपए महीने से कम है। बिल्कुल जी, सैंपल सर्वे करा के डाटा आता है। तो अभी उसका खर्च करने की क्षमताएं बहुत कम है, बहुत कम। तो अपने देश में इसीलिए इंडस्ट्री नहीं आती है, क्योंकि इंडस्ट्री आके वो क्या सामान बनाए जिससे कि वो कंज्यूम करें। अब शहरों में क्या है कि लोगों के पास काम ज्यादा है गांव की अपेक्षा। अभी क्या करती हैं सरकारें, ज्यादातर बड़े शहरों में उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट खोल दिए, बिल्कुल, बड़े शहरों में बड़े बड़े कॉलेजेस बन रहे हैं, तो खर्चा वो यहीं करती है, यही करते हैं। बिल्कुल, इस कारण से यहीं फिर हमें, जैसे हम लोगों को, अपन लोगों को आपको पता है ज्यादा सैलरी मिलती है, तो हम मेड रख लेते हैं। गांव से लोग आते हैं उठ करके शहरों में, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये कि फाइनेंशियली वहाँ पर उनको सपोर्ट नहीं मिल पाता, वो वहाँ पर नहीं कमा पाते हैं, वो शहरों में आते हैं। और आज जो है गांव सूने पड़े हुए हैं, उनके खेत खाली पड़े हुए हैं। कुछ गांव ऐसे भी कि जो धीरे धीरे और पिछड़ते जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं और उस पर कैसे किया जाए? कि इसका मैं यही कहता हूं कि ये केंद्र सरकार की फिस्कल पॉलिसी पर निर्भर करता है। अच्छा, अगर आज केंद्र सरकार निर्णय ले कि हर गांव के युवा को कम से कम 20,000 रुपए की नौकरी मिलेगी, जी जी, उस नौकरी में क्या क्या हो सकता है, जैसे सबसे पहले तो छोटे बच्चे हुए, तो उनके खेलने कूदने के लिए हम कुछ वहाँ पे व्यवस्था बनाएं, और उन्हें, है ना, और वहाँ पे जो लोग लगेंगे जो उनको देखभाल करें, जैसे क्रैच, शहर में क्रैच बोलते हैं, तो वहाँ लोग लग जाएंगे। तो इसका मतलब कि बच्चों की खेलने की सुविधा अच्छी हो जाएगी और उनको देखभाल करने की सुविधा अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से वहाँ पे हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी डेवलप करें, तो लोगों को वहाँ पे ट्रेनर लग जाएंगे, और जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी बनाएगा और उसे मेंटेन करेगा, उन लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो वहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटी डेवलप हो गई। इसी तरह वहाँ पानी की व्यवस्था करे, इसी तरह वहाँ सफाई की व्यवस्था करे, इसी तरह वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सेंटर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी सेंटर बनाएं, बिल्कुल, और सफाई की व्यवस्था करें, तो इतने लोग रोजगार में लग जाएंगे कि उनको वहीं रोजगार होगा, और वहाँ रोजगार होगा तो गाँव तरक्की कर गया, क्योंकि गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, गांव में पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी है, गांव में खेलने की व्यवस्था अच्छी है, गांव में सफाई व्यवस्था अच्छी है, गांव में बच्चों को देखने वाले हैं, गांव में बूढ़ों को देखने वाले मिल जाएंगे। तो इस तरह से वहीं लोगों को रोजगार होगा और वहीं पे आपका सामाजिक जीवन उच्च हो गया, तो फिर वो शहर भी नहीं आएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो फिजिकली भी फिट रहेगा, मेंटली भी फिट रहेगा, और फाइनेंशियली तो फिट हो ही जाएगा। तो आपके इस सुझाव को किस तरह से सरकार और जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाया जाए, अब सबसे बड़ी बात यह है, और किस तरह से समझाया जाए कि जिससे सरकार इस पर ध्यान दे, है ना, और इस तरह की वित्तीय नीति को लागू करे, सबको रोजगार और राष्ट्र निर्माण में वो एक अच्छा कदम हो सके, उसके लिए आप क्या? देखिए, इसमें तो हरिओम जी आप भी सहयोग कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से हम अपनी बातें डिजिटल मीडिया द्वारा लोगों तक पहुंचा सकें, तो लोग इन तर्कों को सुनेंगे। अच्छा, और फिर उन तर्कों को हो सकता माने, हो सकता ना माने, हो सकता ये तर्क सही हो सकता गलत हो। तो अगर इनको उन्हें लगेगा कि ये भी एक तर्क है, अगर वो दो बातें सोचने लगे और उसमें साथ में हमारे ये विचार का एग्जाम्पल मिल गया, तो वो अपने आप इन निष्कर्ष पहुंच सकते हैं। दो बातें हैं कि ये मुद्रा कहाँ से आती है, कितनी आती है, और कैसे अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। अगर हम इन तीन सवालों पे विचार करने लगेंगे, तो हम पाएंगे कि हर आदमी और हर नीति निर्धारक इस निष्कर्ष पे पहुंच सकता है कि अब इस मुद्रा को और अर्थव्यवस्था को कैसे सिंक्रोनाइज किया जाए जिससे अपना राष्ट्र निर्माण हो। बिल्कुल। तो ये बात हम डिजिटल मीडिया द्वारा जितना पहुंचा सकें, जितने लोगों तक समझा सकें, क्योंकि अभी जो धारणा है सरकारों में और जो नीति निर्धारकों में, अपने अर्थशास्त्रियों में, समाजशास्त्रियों में, वो ये है, उन्हें लगता है कि मुद्रा फिक्स है और केंद्र सरकार हमारे पैसे चलती है और हम केंद्र सरकार के पैसे चलते हैं और ये फिक्स है, लेकिन ये वेरिएबल है।
जी। और इसे वेरी सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, अभी एक एस्पेक्ट है। और केंद्र सरकार फिर इसे कितना वेरी करे और फिर कहाँ लगाए, जिससे कि अपने राष्ट्र के संसाधनों का ऑप्टिमम यूज हो, तो अपना राष्ट्र निर्माण हो जाएगा। अपने आज के इस कार्यक्रम को थोड़ा समाप्ति की ओर लेकर के चलेंगे और जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि समाज के लिए और जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, जो इस पर सोचती है, इस पर सोच करके आगे बढ़ेगी, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और वो किस तरीके से जागरूक हो और किस तरीके से आगे इसमें आए और जुड़ करके काम करे, तो किस तरीके से आप उनको, एक समाज को कैसे आह्वान करना चाहेंगे आज के डेट में? जी जी। एक ज्ञान, वैसे हमेशा ही से अपने वेदों से बात करें तो वहाँ ज्ञान को भी महत्ता दी गई कि ज्ञान एक प्रकाश है। बिल्कुल बिल्कुल, ज्ञान बहुत जरूरी है। तो इसमें हम पहले तो ये सोचें कि ये मुद्रा, अर्थव्यवस्था, राष्ट्र निर्माण में क्या संबंध है, तो यहाँ से सोचना शुरू करें ये बात। दूसरा, नैतिकता आज के डेट में ज़्यादा जरूरी हो गई है। आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले जिसकी जरूरत नहीं थी। इसका एग्जाम्पल द्वारा बताता हूँ मैं कि मैं किसान हूँ, एक खेत में खेती करता हूँ और जो पैदा होता है उसे खाता हूँ। हम चाहे नैतिक बिहेवियर करें, अनैतिक बिहेवियर करें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना। लेकिन आज मान लो कोई दवाई बनाने वाली कंपनी है और वो अपनी क्वालिटी से कंप्रोमाइज कर दे और अपना मुनाफा ज़्यादा कमा ले, तो उससे क्या होगा? जो उसको उपयोग करने वाले हैं उन पर फर्क पड़ेगा। बिल्कुल। तो आज नैतिकता ज़्यादा जरूरी हो गई है। इसी तरह हम शिक्षक हैं, हम बच्चों को अच्छे से ना पढ़ाएं क्योंकि हमें कम मेहनत करना पड़ेगी, तो अल्टीमेटली यही बच्चे नीति निर्धारक बनेंगे। बिल्कुल, उन्हें ज्ञान ही नहीं होगा। तो ज्ञान नहीं होगा तो अल्टीमेटली वो, क्योंकि हमारे बच्चे, फिर मेरे बच्चे ही उनसे प्रभावित होंगे। बिल्कुल। तो देश में नैतिकता बहुत जरूरी हो जाती है। जब हम एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए, जैसे आज हम अपने सिर्फ बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को कोई और पढ़ा रहा, हम किसी और के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें अपना काम बड़ी लगन से और मेहनत से करना चाहिए और जागरूक होकर करना चाहिए। इसी तरह से हम जब नीति निर्धारक हैं तो बड़ी लगन से, मेहनत से और एम्पैथी के साथ करना चाहिए कि हमारे एक्शन से दूसरे लोग कैसे प्रभावित होंगे। इसी तरह से जो किसान हैं, जो दूध में पानी, कोई लोग पानी मिला देते हैं या दूध में गलत चीज मिला देते हैं या खाने में गलत चीज मिला देते हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं। बिल्कुल, उससे हमारे नहीं, वो पूरा समाज प्रभावित होता है। जैसे मिलावट की बात करी आपने, लोगों ने थोड़े से मुनाफे के लिए, थोड़े से पैसे के लिए ये काम किया और कहीं ना कहीं वो घूम करके उस व्यक्ति के घर भी वो प्रोडक्ट पहुंचता है, वो चीज़ें पहुंचती हैं कि जिससे उसे हार्म होता है, उसकी फैमिली को नुकसान होता है। आप देखिए, अगर गांव की तुलना करें, शहर की तुलना करें, तो अब लगभग ऐसी बीमारियां, 5-6 ऐसी कॉमन बीमारियां कि लगभग गांव शहर सब में है, हर कोई परेशान है। अगर हम कहें नहीं शहर के लोग ही सिर्फ परेशान है, गाँव के नहीं है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मिलावट की चीज़ें कहीं ना कहीं उन तक भी पहुंचती हैं और प्रभावी होती हैं। लेकिन ये समाज को सोचना है, समझना है। तो आज की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और आपने जो अपना विचार रखा, खासकर जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो इस पर ध्यान देगी। अगर आपके कोई इस तरह के क्वेश्चन है, कोई विचार आते हैं, आपको कोई सुझाव देने का मन करता है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम जल्द ही मिलेंगे अपने एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। Drishti Production, a digital storyteller of your imagination.